नमस्कार दोस्तों, आप हिस्सा ट्रैक हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक की अगली क्लास देखेंगे जिसका टॉपिक है मुद्रा की गति, वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, वह गति जिस पर मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या प्रवाहित होती है उसे मुद्रा की गति कहते हैं। ठीक है, मुद्रा जितनी तीव्र गति से एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित होगी, आर्थिक क्रियाओं को उतना ही बल मिलेगा। मतलब अगर आपके पास रुपए हैं, उससे आप सामान खरीदेंगे तो सामान वाले के पास पैसा जाएगा। ठीक है, वो फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर सामान लाएगा। ठीक है, इसी बार उसके हाथ से दूसरे हाथ में बैंक में जब बैंक लोन देगी, वो पैसा फिर ग्राहक के पास आएगा, फिर ग्राहक उसको दूसरे के पास भेजेगा। तो जितने बार ये होगा, आर्थिक क्रियाओं को उतना ही लाभ होगा। ठीक है, जितनी तीव्र गति से एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित होगी, आर्थिक क्रियाओं का उतना ही बल मिलेगा। यदि मुद्रा की अगर मान लो आपको 10,000 रुपये मिला और आप जेब में भरे रह गए या घर में ही रख दिया, तो इकोनॉमी की गति धीरे हो जाएगी। ठीक है, या बैंक में डाल लेंगे तब भी वो बढ़ेगी, क्योंकि बैंक उसको लोन के रूप में दे देगी। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं पर उतना ही कम प्रभाव होगा। करेंसी नोट जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती, तब यह कई लाख रुपए का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर छोड़ती है। ठीक है, ये हो गया मुद्रा की गति, वेलोसिटी ऑफ मनी। आगे है, अब इसी के आगे क्या होता है, मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। जब कोई जमा राशि है, आपने बैंक में अपने पैसा जमा किया और बैंक क्या करता है, उसी के उपलक्ष्य में कुछ पैसा रिजर्व में रखकर बाकी लोन के रूप में दे देते हैं, इसे गुणक कहते हैं। ठीक है, और वो लोन के रूप में ग्राहक के पास जाता है, ग्राहक फिर खर्चा करता है, उसको खर्चा कर इन्वेस्ट करता है, फिर उसके पास पैसा दूसरे के पास जाता है, वो फिर किसी बैंक में जमा करता है अपना पैसा, बैंक फिर उसको कुछ हिस्सा रखकर लोन के रूप में देती है। ठीक है, इस मुद्रा गुणक को आरक्षी अनुपात RR, रिजर्व रेशियो, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थात आरक्षी अनुपात जितना ज़्यादा होगा, मुद्रा गुणक उतना कम हो जाएगा। मान लो आप 10,000 रुपये बैंक में जमा करिए, अब मान लो रिजर्व रेशियो मान लो 10,000 का 1,000 है। ठीक है, 1,000 बैंक लगती है, बाकी 9,000 लोन के रूप में दे दिया। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। अब मान लो वही 1,000 के बजाय 2,000 रुपये रख लिया रिजर्व के रूप में और 8,000 रुपये ग्राहक को लोन के रूप में बांटा, तो मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जिसे एक बैंक में जमा करता 100 रुपये जमा करता, बैंक इससे आरक्षी अनुपात घटाकर शेष ऋणी को, बारोवर को जो लोन लेता है, उसको उपलब्ध करा देती है। ऋणी उस धनराशि का प्रयोग क्या करेगा, उपभोग खर्चा करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई उद्योग धंधा लगाएगा या दुकान खोलेगा कोई भी। धनराशि पुनः किसी बैंक में चली जाएगी, धनराशि किसी बैंक में चली जाएगी और इस जमा राशि से पुनः आरक्षी अनुपात घटाएगा, फिर बैंक में चली गई और बैंक में फिर रिजर्व रेशियो रख करके शेष धनराशि बैंक लोन के रूप में किसी को देती है, अन्य ऋणी को उपलब्ध कराएगी। एक ही धनराशि बारंबार, मतलब कई बार उसको बैंक में जमा किया जाता है, लोन के रूप में दिया जाता है, तो इसे मुद्रा गुणक कहते हैं। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, इसमें वेलोसिटी ऑफ मनी और मनी मल्टीप्लायर में एक ही अंतर है कि मनी मल्टीप्लायर में बैंक में जमा होकर लोन के रूप में बांटी जाती है पैसा। ठीक है, और उसमें वेलोसिटी ऑफ मनी में एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाती है पैसा, यही अंतर है। अब तरलता की गणना, लिक्विडिटी, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडिटी। तरलता मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से कैश में परिवर्तित कर सकें। ठीक है, RBI को यह पता होता है कि अर्थव्यवस्था में उसने कितनी धनराशि प्रवाहित की। RBI को पता होता है कि इकोनॉमी कितनी धनराशि है, कितनी उसके पास है। इसी की गणना करने के उद्देश्य से कितनी धनराशि का कहाँ प्रयोग किया होता है। पहले होता है M0। ठीक है, M0 हाई पावर्ड मनी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, बहुत शक्तिशाली मुद्रा। करेंसी इसमें आती है जो कैश आपके पास रहते, और सिक्के। ठीक है, विथ पब्लिक और रिजर्व विथ RBI। पब्लिक के पास कितना है और RBI के पास कितना रिजर्व है, ये क्या आता है M0 में, जो हाई पावर्ड मनी है। ठीक है,
इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब नैरो मनी किसे बोलते हैं? नैरो मनी में ये दोनों आ जाते हैं, इसमें M1 और M0 दोनों आते हैं, ठीक है। M1, इसमें M0 ये तो पूरा शामिल हो गया इसमें, ठीक है। M0 इसमें आ गया, M0 आ गया, प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट क्या है? जो आप खाते में पैसा रखते हैं जिसको आप तुरंत निकाल सकें, ये डिमांड डिपॉजिट हुआ बैंक्स में, ठीक है। इसको आप जब चाहें आप बैंक से ले सकते हैं। तो ये M0 में आ गया, तो ये बहुत जल्दी खर्चा हो जाएगा आपके यहाँ से। इसके आया M2। M2 में क्या है? M1 तो शामिल हो गया है, ठीक है। अब देखिए M1, अगर M1 आपको शामिल हो रहा है तो इसका मतलब है M0 भी शामिल है, ठीक है। ऊपर वाले सभी शामिल हो गए। और सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। अब इसमें पोस्ट ऑफिस का केवल क्या हो गया? पोस्ट ऑफिस वाला शामिल हो गया, ठीक है। तो M2 में आ गया पोस्ट ऑफिस वाला, तो M2 में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे आइए M3। M3 में क्या है? M1 है। M3 में M1 है प्लस टर्म डिपॉजिट M1। अब M2 नहीं है इसमें M1 है, फिर टर्म डिपॉजिट विथ द बैंक्स में जो टर्म डिपॉजिट है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया और RD हो गई, ठीक है। जो एक फिक्स होता है, एक मंथली होता है, इनको शामिल कर लिया गया है M1 के साथ साथ। डिमांड डिपॉजिट तो पहले शामिल है, M1 में शामिल है, ठीक है। करेंसी भी शामिल है। ये ब्रॉड मनी होती है। ब्रॉड मनी कौन? ब्रॉड मनी में M3 M4 आते हैं, ठीक है। नैरो मनी में M0 M1 आते हैं। 2 मिडिल में आ गया, बीच में कुछ नहीं। अब M3 में क्या है? M4 में क्या है? M3 आ गया, ठीक है। अब M3 में क्या है? M1 है प्लस टर्म डिपॉजिट है। M1 में तो M0 शामिल है, प्लस ऑल द डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC KVP। मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब अलग है, छोड़कर एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर। किनको NSC और किसान विकास पत्र, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल NSC हो गया और KVP, ठीक है। आगे देखिए NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ठीक है। ये हो गया NSC और ये किसान विकास पत्र। अब पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार लंबी अवधि के लिए पूंजी प्राप्त करने की व्यवस्था है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैश मिल जाए। भारत में पूंजी बाजार में सर्वप्रथम नियामक सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी और 1992 में सेबी अधिनियम पारित किया गया था। स्थापना 88 में और सेबी अधिनियम 92 में। सेबी को जो है एक वैधानिक या सांविधिक निकाय बना दिया गया है, ये याद रखना। वैधानिक या सांविधिक निकाय क्या है? सेबी, ठीक है। सेबी का मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। वर्तमान में इसका नेतृत्व माधवपुरी बुच, जो भी हट गई हैं, माधवपुरी हट गई हैं, ठीक है।
आगे देखिए, कौन है? ठीक है, तुहिनकांत पांडे हैं। तुहिनकांत पांडे कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पहले इसको छोड़ दो। सेबी ने न सिर्फ शेयर बाजार को नियंत्रित करती है बल्कि निवेशकों को संरक्षण भी प्रदान करती है। यह पूंजी बाजार से जुड़े विभिन्न निकायों जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी हो गया इत्यादि को भी नियंत्रित करती है। किनको किनको? ये याद रखिए, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरी को कंट्रोल करती है। ठीक है, यदि पूंजी बाजार में प्रमुख नियामक सेबी है, इसके नियंत्रण में आरबीआई की भी भूमिका रहती है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब देखिए सरकार, इसमें किसकी किसकी भागीदारी होती है? सरकार के लिए आरबीआई का हिस्सा लेती है, भारत में कार्यरत बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, ये भागीदारी होती है। प्राइमरी डीलर हो गए एवं अन्य ब्रोकर, आम निवेशक। अब पूंजी बाजार के उपकरण क्या हैं? जिस प्रकार मुद्रा बाजार में ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उपकरणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार पूंजी बाजार में भी पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से उपकरणों का प्रयोग होता है। पूंजी बाजार में प्रयोग होने के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, अभी मुद्रा बाजार आप लोग पढ़ चुके हैं। अब पूंजी बाजार, इसमें हो गया सरकारी प्रतिभूतियां बांड के रूप में, औद्योगिक प्रतिभूतियां शेयर और डिबेंचर के रूप में। ठीक है, शेयर और डिबेंचर के रूप में। तो सरकारी प्रतिभूतियां बांड के रूप में, यदि सरकार को अपने दीर्घकालिक व्यय को पूरा करने के लिए, मतलब लंबी अवधि का कोई कार्य करना है, उस लंबी अवधि की ऋण की आवश्यकता हो, तब सरकार बांड के रूप में प्रतिभूतियां जारी करती है। क्या? अपनी सिक्योरिटीज जारी करेगी, उससे आरबीआई को पैसा प्राप्त होगा, किसके? दीर्घकालिक पूर्ति के लिए। ठीक है, लंबी अवधि के ऋण के लिए सरकार बांड के रूप में प्रतिभूतियां जारी करती है। ये पॉइंट याद रखिए। इन प्रतिभूतियों को आरबीआई बैंक तथा अन्य इच्छुक निवेशकों को बेचती है एवं सरकार के लिए लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करती है लोन के रूप में। बांड के रूप में दीर्घकालिक प्रतिभूतियां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों ही जारी कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट भी याद रखिए कि बांड के रूप में ठीक है दोनों जारी कर सकती हैं।
यदि राज्य सरकार ऐसी प्रतिभूतियाँ जारी कर तो इन्हें क्या मिलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है, SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। बांड के रूप में प्रतिभूतियाँ पूंजी बाजार का उपकरण होती है। इनकी कितनी परिपक्वता की होती है, 1 वर्ष से ज़्यादा की होती है। मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए जो जारी होती हैं वो प्रतिभूतियाँ होती हैं एवं अनंत काल तक हो सकती हैं। बांड के रूप में सरकारी प्रतिभूतियाँ 2 प्रमुख प्रारूप में जारी होती हैं। एक डेटेड सिक्योरिटीज होती है। क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज सामान्य प्रतिभूतियाँ, और एक जीरो कूपन बांड होता है। ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जब यह जारी होती थी तब इनका किनारा सुनहरे रंग का होता था। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी सुनहरे रंग का होता था, इसीलिए ये बोलते थे। सरकारी प्रतिभूतियाँ बांड के रूप में भी एक वचन पत्र होती हैं, मतलब एक वचन होता है इसमें, जिनके ऊपर एक मूल्य मुद्रित होता है। यह भी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब डेटेड सिक्योरिटी क्या है, डेटेड सिक्योरिटी यह सामान्य प्रतिभूतियाँ हैं जिन्हें RBI मुद्रित मूल्य पर बेचती है। निवेशक इन प्रतिभूतियों में निवेश कर ब्याज प्राप्त करता है। ये मान लो 10,000 है तो 10,000 की बेचेंगे और इसमें आपको ब्याज मिलेगा। परिपक्वता होने पर ब्याज के साथ निवेश की गई धनराशि भी उसे वापस प्राप्त हो, जिससे FD करते हो वैसे ही मिल जाता है। आगे जीरो कूपन बांड। जीरो कूपन बांड के रूप में क्या हो, अर्थशास्त्र में कूपन का अर्थ होता है ब्याज। कूपन क्या होता है, ब्याज। अतः जीरो कूपन का अर्थ होता है शून्य ब्याज। ब्याज जीरो मीन शून्य, कूपन बॉन्ड। ठीक है, कूपन का मतलब ब्याज होता है। जीरो कूपन बॉन्ड मुद्रित मूल्य से छूट दर पर जारी होती है। ठीक है, मतलब 10,000 है तो 9,000 का जारी होगा। अब आपको जब मेच्योरिटी पीरियड होगी, परिपक्व अवधि पर आपको 10,000 मिल जाएगा। इन पर ब्याज की प्राप्ति नहीं होती, अतः निवेशक इन्हें मुद्रित मूल्य से छूट पर खरीदता है एवं परिपक्व होने पर इसे मुद्रित मूल्य से बराबर की धनराशि प्राप्त होती है, अतः यह लाभ छूट के रूप में प्राप्त कराया जाता है। ठीक है, नोट क्या दिया है कि बांड की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बांड जारी करने वाला ऋणी होता है। ठीक है, जो बांड खरीद प्रक्रिया होगी तो जो बांड जारी करेगा वो कौन होगा, जबकि बांड खरीदने वाला बांड धारक। ठीक है, बांड जारी हो मतलब वो लोन ले रहा है, RBI क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, तो इसलिए ऋणी हुआ। और बांड खरीदने वाला, हम बांड खरीद रहे हैं तो हम क्या हो गए, हम बांड धारक हो गए, हम ऋणदाता कहलाएं। हम लोन दे रहे हैं क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, वो पत्र ले रहे हैं। यदि बांड पर ब्याज दर फिक्स हो एवं मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ रही हो तब ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऋणी को लाभ होगा। ऋणी कौन हो गए, हम हुए, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ब्याज दर फिक्स हो, ब्याज फिक्स है कि आपको 5% मिलेगा, और महंगाई बढ़ रही है तो क्या हमें लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। अर्थात बांड जारी करने वाले को लाभ होता है जबकि ऋणदाता को अर्थात बांड धारक को क्षति पहुंचती है। तो नहीं, इसमें देखिए कि मिनट, ब्याज दर फिक्स हो, मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ रही हो तो क्या हो, ऋणी को लाभ होगा। ठीक है, ऋणी कौन होता है, ऋणी जो बांड जारी करता है। ठीक है, जैसे RBI, और हम बांड धारक हो गए तो हमें हानि होगी महंगाई पर। अर्थात बांड जारी करने वाला RBI हो गया, उसको लाभ होगा, और ऋणदाता को अर्थात हम लोन दे रहे हैं तो हमें बांड धारक को हानि होगी। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति कम हो रही है तो उसमें क्या, उसमें बांड धारक को लाभ होगा। आगे देखिए, बॉन्ड प्राइज एंड बॉन्ड यील्ड के बीच का संबंध क्या है। बॉन्ड प्राइज क्या होता है, वह मूल्य है जिस पर बांड बेचे जाते हैं। बॉन्ड प्राइज वह मूल्य है जिस पर क्या, बांड बेचे जाते हैं। 10,000 है, मान लो 10,000 में बांड बेचे जाते हैं, वो तो बांड, वो क्या हो गया, बांड प्राइज। जबकि बॉन्ड यील्ड बांड पर किए गए निवेश पर प्राप्त लाभ को कहते हैं। अब उसमें जो लाभ मिला उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं।
जो कि ब्याज अथवा छूट के रूप में या तो डिस्काउंट ब्याज पे मिलेगा या डिस्काउंट पे। बॉन्ड प्राइस तथा बॉन्ड यील्ड के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात यदि एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगा, मतलब प्राइस घटेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड प्राइस घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। यदि 100 रुपये के जीरो कूपन बॉन्ड 6 रुपये के छूट पर बेचा जाए, 100 रुपये का है, अब मान लो 94 बेचा जा रहा है, तब बॉन्ड का मूल्य 94 रुपये, जबकि बॉन्ड यील्ड कितनी 6 रुपये होगी। ठीक है, यदि बॉन्ड का मूल्य घटाकर आप 93 रुपये, तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर कितना हो जाए 7 रुपये, मतलब ये एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, और बॉन्ड का मूल्य बढ़ जाए और 95 रुपये, तो बॉन्ड यील्ड घटकर 5 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यदि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऋण ले तो बाज़ार में बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, अब सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण ले रही है तो बाज़ार में क्या, ग्राहकों के पास बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या है, बॉन्ड का मूल्य क्या होगा, बॉन्ड का मूल्य घट जाएगा, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो बॉन्ड पर लाभ बढ़ेगा। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाए, अब इकोनॉमी है, मुद्रा का प्रवाह, तब ऐसे में भी ऋणदाता तभी ऋण देगा जब उसे लाभ ज़्यादा होगा, अतः यहाँ भी बॉन्ड का मूल्य घटेगा। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो गया, मार्केट में मनी कम हो गई, तब क्या होगा, ऋणदाता है जिसे जो लोन दे रहा है, हम बॉन्ड खरीदेंगे तो हम सरकार को लोन दे रहे हैं, हम तभी देंगे जब लाभ ज़्यादा होगा, हमें लगता है कि हमें लाभ ज़्यादा होगा तभी, मतलब उसका प्राइस घट रहा है तो हम देंगे। यहाँ भी बॉन्ड का मूल्य घटेगा, क्योंकि मान लो 90 रुपये में हो गया तो हमें 10 रुपये लाभ होगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड 10 रुपये हो गया। ठीक है, बॉन्ड पर लाभ बढ़ेगा। इससे भिन्न यदि बॉन्ड की आपूर्ति कम हो, बॉन्ड की मतलब अब सप्लाई कम हो गई, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अत्यधिक हो, मान लो मुद्रा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, तब दोनों ही परिस्थितियों में बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या मुद्रा का प्रवाह हो गया, गवर्नमेंट को कम बॉन्ड जारी करेगी। ठीक है, कम बॉन्ड जारी करेगी तो क्या होगा, कम छूट पर मिलेगा और बॉन्ड पर होने वाला लाभ घट जाएगा। अगला पॉइंट है औद्योगिक प्रतिभूतियां डिबेंचर तथा शेयर के रूप में। डिबेंचर को ऋण पत्र कहते हैं, जबकि शेयर को अंश पत्र कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, डिबेंचर को ऋण पत्र, जबकि शेयर को अंश पत्र कहते हैं। यदि किसी उच्च श्रेणी के औद्योगिक इकाई को, बैंक को अथवा एनबीएफसी को लंबी अवधि के लिए पूंजी की आवश्यकता हो, कोई उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाई है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, और उनको बहुत लंबी अवधि के लिए कैपिटल चाहिए, तब यह ऋण पत्र अथवा शेयर जारी करके बेच सकते हैं। आप देखते हैं ना कि आईपीओ आ गया, शेयर जारी हो रहे हैं। ठीक है, यह ऋण पत्र डिबेंचर बॉन्ड के रूप में होते हैं। एवं ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण होती है। यदि एक कंपनी डिबेंचर जारी करती, कोई हमारी कंपनी है, हम मान लो डिबेंचर जारी कर ऋण प्राप्त करते हैं, हमें लोन पैसे की ज़रूरत है तो हम डिबेंचर, और इस पर वह ब्याज भी अदा करेगी और वह ब्याज भी देगी। ठीक है, मान लो हम 10,000 के डिबेंचर जारी कर रहे हैं, कोई ख़रीदने वाला है तो उसको हम ब्याज भी देंगे। ठीक है, हम लिए गए ऋण को वापस भी करेंगे, और जो हम 10,000 लेंगे, 10,000 रुपये, उसको वापस करेंगे और ब्याज भी देंगे। और यदि एक कंपनी ऋण ना प्राप्त करना चाहे, अब कोई कंपनी है, मान लो हमें ब्याज भी ना देना पड़े और पूंजी बाजार से पूंजी प्राप्त करें, तब कंपनी शेयर जारी करे, इच्छुक निवेशकों को बेच सकती, तब हम क्या जारी करेंगे, शेयर जारी करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। शेयर क्या होता है, शेयर ऋण प्राप्त करने का उपकरण नहीं होते, ये लोन प्राप्त करने के उपकरण नहीं होते हैं। ठीक है, यह एक कंपनी का अंश है, हिस्सा होता है। शेयर मीन्स अंश या हिस्सा। मान लो हमारे एक कंपनी है 100%, तो उसका 2% मान लो शेयर बेच दिए, तो वो एक हिस्सा हो गया 2%, जिसे वह कंपनी इच्छुक निवेशकों को बेचकर पूंजी प्राप्त करती है। हम अपना हिस्सेदारी बना दिए अपनी कंपनी में, चलो 100 लोगों में 2 लोगों की हिस्सेदारी बना दिए और वो पैसा दे दिए। ठीक है, उतना पैसा दे दिए 2% के बराबर, तो वो हिस्सेदार हो गए। निवेशक शेयर प्राप्त शेयर धारक बन जाता है एवं उसी अनुपात में कंपनी पर मालिकाना अधिकार भी होता है, उसका मालिकाना अधिकार भी होता है 2% के बराबर। ठीक है, शेयर बेचकर धनराशि कंपनी पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त करती है, उसको इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी फिर।
अतः यह धनराशि ऋण के रूप में नहीं होती, ये लोन के रूप में नहीं होता, इसलिए कंपनी इसे निवेशकों को वापस नहीं करती। और इसीलिए कंपनी इनको क्या, निवेशक को वापस नहीं करती पैसा, क्योंकि आप उसके मालिक बन गए उतने अंश के। शेयर धारक कंपनी पर आंशिक मालिकाना अधिकार प्राप्त करता है, उसे कंपनी के लाभ में से लाभ अंश मिलता है। आप देखे होंगे आपको डिविडेंड मिलता होगा फरवरी या मार्च में, ठीक है, तो लाभांश भी मिलता है क्योंकि आप उसके हिस्सेदार हैं, जिसे लाभांश कहते हैं। लाभांश का वितरण तभी होगा जब कंपनी लाभ बनाएगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको लाभांश मिलेगा। जब भी एक कंपनी अपने शेयर बेचती है, वह शेयर के फेस वैल्यू पर एक प्रीमियम जोड़ती है, यह भी कंपनी के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। कोई शेयर बाजार अपने शेयर बेचती है तो उसमें एक फेस वैल्यू पर एक प्रीमियम जोड़ देती है, 10 रुपये 20 रुपये, यह भी कंपनी के लिए क्या होता है, एक अतिरिक्त प्रॉफिट होता है। अगला पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज। जब एक कंपनी अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को बेचती है तब एक तारीख तय होती है। कोई स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हम मान लो शेयर बेचना है अपनी कंपनी का, तो एक डेट होगी जिस दिन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध लिस्ट हो जाती है, उसके उपरांत कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री उस स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभ हो जाएगी। मान लो कोई हमारी नई कंपनी है, हम उसको लिस्टिंग कराना चाहते हैं इस शेयर बाज़ार में, BSE या NSE में, तो जिस दिन वो लिस्टिंग हो जाएगी, सूचीबद्ध हो जाएगी शेयर मार्केट में, उस दिन उसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक बाज़ार की तरह होते हैं जो एक प्लेटफार्म का काम करते हैं जिस पर शेयर तथा अन्य प्रतिभूतियाँ या वित्तीय उपकरण की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट आपने शेयर बाज़ार में एंजल वन, ग्रो हो गया, ठीक है, इसमें आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। अर्थात स्टॉक एक्सचेंज एक कड़ी का काम करता है जो कि इच्छुक विक्रेता एवं क्रेता को एक दूसरे से जोड़ती है। वर्तमान में प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है, अर्थात खरीद बिक्री ऑनलाइन ही संभव है इस समय, पहले ऑफलाइन होता था, फार्म भरना होता था। दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज क्या थी, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज थी, ठीक है, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी, 1602 में हुई थी। वर्ष 2000 में इसका विलय पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में ब्रुसेल्स स्टॉक एक्सचेंज के साथ कर दिया गया है, ठीक है। पेरिस 2000 में इसका विलय कर दिया पेरिस स्टॉक एक्सचेंज एवं ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एवं इसका नाम क्या कर दिया गया अब, यूरोनेक्स्ट्रम्स टर्डम, ठीक है। कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। भारत में क्या है, भारत में 2 सर्वप्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE बोलते हैं। NSE एवं BSE दोनों ही मुंबई में स्थित हैं, ठीक है। NSE और BSE दोनों लिस्टिंग है, NSE निफ्टी, BSE सेंसेक्स। BSE की स्थापना BSE होता है, ठीक है। BSE की स्थापना 1875 में हुई थी एवं यह एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ की, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना दलालों, ब्रोकर्स से मिलकर की थी, ठीक है। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। BSE के एकाधिकार को खत्म कर स्टॉक मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से NSE की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी, ठीक है। NSE की 1992 में, कि BSE की प्रतिस्पर्धा कम हो, एवं 1994 में इसने कार्य प्रारंभ कर दिया। यह भारत की क्या है, पहली पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज थी, ठीक है। और इसकी स्थापना में LIC, SBI जैसे सरकारी एवं कुछ गैर सरकारी कंपनियों ने निवेश किया था। कुल बेचे एवं खरीदे गए शेयरों की संख्या के आधार पर एवं मूल्य के आधार पर NSE भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। NSE भारत की सबसे बड़ी कुल खरीदे बेचे पर, जबकि कुल सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के आधार पर BSE भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कुल सूचीबद्ध में BSE है और खरीद बिक्री में NSE है। भारत की नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX है, जिसकी स्थापना 2017 में
बीएससी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में किया था। जो भारत की नवीनतम कौन स्टॉक एक्सचेंज है? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आईएनएक्स है। इसकी स्थापना 2017 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में की थी। अगला पॉइंट क्या है? निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30। एनएससी पर कुल 2200 से ज़्यादा कंपनियां सूचीबद्ध हो चुकी हैं, जबकि बीएससी पर 5300 से ज़्यादा कंपनियां सूचीबद्ध है। अतः जानने के लिए कि शेयर बाजार की दिशा क्या है, सूचकांकों का प्रयोग होता है। एनएससी का सर्वप्रमुख सूचकांक क्या है? इंडेक्स निफ्टी 50 है। ठीक है, एनएससी का सूचकांक होते हैं, इसी से जारी आपको जानकारी मिलती है क्या मार्केट के हाल है। अब बीएससी का सर्वप्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है। निफ्टी 50 में एनएससी पर सूचीबद्ध कंपनियों में से 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनी को रखा जाता है। जो सूचीबद्ध है निफ्टी में, जैसे 2200 हैं, इसमें जो 50 सर्वश्रेष्ठ है उन्हीं को रखा जाता है। यह 50 कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जैसे कि बैंकिंग से, वित्त से, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, तेल तथा गैस, धातु, दवा इत्यादि से। निफ्टी 50 मात्र इन्हीं 50 कंपनियों को शेयर के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापती है। इन्हीं 50 हैं उन्हीं को मापेगी, ठीक है, बाकी को नहीं। एवं बाजार की दिशा को दर्शाती है। जिन कंपनी को शेयरों का मूल्य ऊपर की ओर जाता है वो निफ्टी 50 को ऊपर खींचती है, एवं जिनका मूल्य नीचे की ओर जाता है वे निफ्टी 50 को नीचे की ओर खींचती है, निफ्टी को, ठीक है, जिनका ऊपर जाता है तो वही 50 के आधार पर। इस प्रकार बीएससी पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों 30 सर्वश्रेष्ठ कंपनी को सेंसेक्स में रखा गया है। सेंसेक्स इन्हीं 30 कंपनी को शेयर के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह 30 कंपनियां सामान्यतः वही होती हैं जो निफ्टी 50 में उपस्थित हैं। ये भी 30 वही होती हैं जो निफ्टी में पहले से उपस्थित होती हैं, ठीक है। शेयर बाजार का वर्गीकरण। शेयर बाजार दो प्रमुख हिस्सों में प्राइमरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में क्या है? जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के इच्छुक निवेशक को सीधे तौर पर शेयर बेचती है, तब यह प्राइमरी बाजार कहलाती है। मान लो हमें स्टॉक उसमें लिस्टिंग नहीं करानी है स्टॉक मार्केट में और डायरेक्ट ही बेचना है किसी को, तो ये प्राइमरी। प्राथमिक बाजार में शेयर बेचने के कई उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफर FPO और राइट इशू हो गया, ठीक है। IPO हो गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इशू हो गया। IPO क्या है? कोई कंपनी है पहली बार शेयर इच्छुक निवेशकों को बेचती है, पहली बार है, तो इसे कंपनी का IPO कहते हैं। इसके लिए कंपनी सेबी से अनुमति लेती है और अनुमति प्राप्त करने के बाद जिस आवेदन पत्र का प्रयोग होता है उसे, जो आवेदन होता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इस नाम को भारत ने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से अपनाया था। इस नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका पहला पृष्ठ लाल रंग से मुद्रित था। सेबी से अनुमति मिल गई, उसके बाद क्या करेगी? वह अपनी वित्तीय संस्थान एवं भविष्य की संभावनाओं के आकलन के लिए मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों एवं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों से मदद लेगी एवं इसी के आधार पर तय किया जाता है कि शेयरों को बेचने के क्रम में उनके मूल्य पर कितना प्रीमियम जोड़ा जा सकता है। जो मूल्य है उसमें कितना प्रीमियम जोड़ते हैं। इसके बाद कंपनी विज्ञापन जारी करेगी। इच्छुक निवेशक सीधे अपने बैंक खाते से पैसे भेजते हैं और कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के बिना किसी भूमिका के सीधे उनके डीमेट खाते में भेज दिए जाते हैं। डीमेट खाता क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिससे कंपनी को शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदे बेचे जाते हैं डीमेट के अनुसार। जब तक डीमेट नहीं होगा आप नहीं ट्रेडिंग कर पाएंगे। इच्छुक निवेशकों को शेयरों की बिक्री के उपरांत, अब शेयर की बिक्री हो गई, एक तिथि तय की जाती है जिस दिन उन शेयरों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभ होती है। उस दिन वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है। इसे लिस्टिंग भी कहते हैं। शेयर जो आम निवेशकों के पास चले आते हैं, जिनकी खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर संभव हो जाती है, उन्हें फ्री फ्लोट शेयर कहते हैं। यदि IPO के तहत शेयरों की मांग आपूर्ति से अधिक हुई, मान लो IPO के तहत मांग ज़्यादा हो गई, आपूर्ति से अधिक हो गई, ऐसी स्थिति में एक कंपनी जारी की गई शेयर का 15% अतिरिक्त शेयर जारी कर सकती है। ऐसे क्या बोलेंगे? ग्रीन शो ऑप्शन कहा जाता है। मान लो ज़्यादा डिमांड हो गई आपूर्ति से, मान लो
15,000 हैं शेयर बेचने हैं और डिमांड 20,000 हो गई, तो कंपनी 15,000 अतिरिक्त भी कर सकती है, जिन्हें ग्रीन शो ऑप्शन कहा जाता है। ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस विकल्प का प्रयोग सर्वप्रथम एक ब्रिटिश जूता निर्माण करने वाली कंपनी ग्रीन शो ने किया था। इस पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में किसी एक को जिम्मेदारी भी दी जाती है कि शेयरों की मांग आईपीओ के माध्यम से उसकी आपूर्ति से कम रह जाए तो बचे हुए शेयरों की खरीदारी वही मर्चेंट बैंकिंग कंपनी करेंगे। इस प्रक्रिया को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अगर शेयर की बिक्री हो रही है आईपीओ के माध्यम से और मान लो शेयर बेचने हैं 20,000, डिमांड आई 15,000 की, तो बचे 5,000। 5,000 कौन खरीदेगा? 5,000 मर्चेंट बैंकिंग कंपनी खरीदेगी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग हो गया। ठीक है, एवं उस मर्चेंट बैंकिंग कंपनी को इस पूरी प्रक्रिया में लीड मैनेजर अग्रणी प्रबंधक कहते हैं। भारत में अब तक आईपीओ के माध्यम से सबसे ज़्यादा धनराशि हुंडई मोटर इंडिया ने प्राप्त की थी। एलआईसी का आईपीओ भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। विश्व में अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ सऊदी अरामको की है। ठीक है, यह आईपीओ के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये आईपीओ के बाद में आएगा। पहले से सूचीबद्ध, अब एक कंपनी आईपीओ के आधार पर लिस्टिंग हो चुकी कंपनी में, तो जो कंपनी पहले से लिस्टिंग है यदि फिर से अपने अतिरिक्त शेयरों की बिक्री कर पूंजी, मान लो 20,000 पहले से हमने आईपीओ ला दिया, अब इसके बाद फिर बिक्री करना चाहते हैं, तब यह कंपनी एफपीओ अथवा राइट इशू का प्रयोग करती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या राइट इशू। एफपीओ के माध्यम से एक कंपनी अपने अतिरिक्त शेयर बाजारी दर से छूट दर पर इच्छुक निवेशकों को बेचती है, परंतु सामान्यतः एक कंपनी का एफपीओ असफल हो जाता है। क्यों एक कंपनी का एफपीओ जो असफल होगा? क्योंकि अन्य निवेशक उस कंपनी के शेयरों को बाजारी दर पर बेचकर एफपीओ के माध्यम से छूट दर पर खरीदने का प्रयास करते हैं। जो अन्य निवेशक होंगे वो क्या होंगे? जो पहले से लिए होंगे उनको मार्केट प्राइस पर बेच लेंगे और छूट पर खरीदने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके कारण इससे क्या होता है? कंपनी के शेयर का बाजारी दर भी एफपीओ के दर के बराबर चला जाता है और इससे क्या होगा? जो बाकी शेयर बचे हैं मार्केट में वो भी एफपीओ के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, मान लो कंपनी में भी कोई शेयर हैं, उनके प्राइस चल रहे हैं 500 रुपये में। ठीक है, अब कोई कंपनी फिर छूट पर कोई शेयर बेच रही है 400 में छूट पर, तो जो 500 वाले पहले से ख़रीदार हैं वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे वो 500 रुपये में बेच के इसको 400 में ख़रीदने की कोशिश करेंगे। इससे जो 500 वाले मार्केट में है उनके भी रेट घटकर नीचे आ जाएंगे। समस्या से बचने के लिए एक कंपनी राइट इशू का प्रयोग करती है। इस प्रक्रम में स्टॉक एक्सचेंज की कोई भूमिका नहीं होती राइट इशू में। ठीक है, राइट इशू क्या होता है? पहले से ही सूचीबद्ध कंपनी पुनः अतिरिक्त शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना चाहे तब वह राइट इशू का प्रयोग कर सकती है। राइट इशू के अंतर्गत एक कंपनी छूट दर पर अपने अतिरिक्त शेयर मात्र वर्तमान शेयर धारकों को ही बेच सकती है। मतलब जो मान लो हमने पहले शेयर खरीद रखे हैं तो हमें ही देगी छूट पर और दूसरों को नहीं देगी। ठीक है, इसे राइट इशू कहते हैं। ठीक है, इसलिए तो हम तो आसानी से उतने में खरीद सकते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट, एक कंपनी इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पर शेयर बेचती है। कोई कंपनी है, कोई निवेशक है, उनको डायरेक्ट शेयर बेचती है। जब उस कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगे तब इसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक बाजार जब स्टॉक एक्सचेंज में, अतः द्वितीयक बाजार में कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।